नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ स्टडी ग्लोस के प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हम आज डिस्कस करने वाले हैं न्यूक बैन के बारे में। हाल ही में जो 75th एनिवर्सरी मनाई गई एटॉमिक बॉम्ब की, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे यूएस के द्वारा बॉम्ब फेंके गए थे, उनके चलते उनके उपलक्ष्य में जो 75th एनिवर्सरी 9 अगस्त को मनाई जाती है, वो मनाई गई और एक पीसफुल गैदरिंग रखी गई मेयर के द्वारा। जो नागासाकी के मेयर हैं उनके द्वारा एक एड्रेस उन्होंने किया पब्लिक को, और उस एड्रेस में बहुत सारे सवाल उठे और बहुत सारे कंसर्न उन्होंने उठाए। तो जानेंगे इस वीडियो में क्या क्या कंसर्न थे, क्या रीजन थे, क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है नागासाकी और हिरोशिमा की। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो ये पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है, आपने एक सजेशन मेरे को दिया था कि आप मैप का प्रयोग जरूर करें, तो उस सजेशन को मानते हुए हम हर चीज़ का जो कोई भी टॉपिक अगर हम कवर करेंगे तो सजेशन को मैं ध्यान में रखते हुए पहले मैप का सबसे पहले मैं एक सिनॉप्सिस लेंगे। देखिए, जापान क्या है? जापान एक आइलैंड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जापान जो है आइलैंड है, यानी कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है ये देश, और पैसिफिक ओशन में इसकी लोकेशन है। तो ये जापान की लोकेशन है वर्ल्ड के मैप में। इस प्रकार से ये कंट्री जो है, छोटी सी कंट्री है, ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, लेकिन अपने आप में बहुत ही सशक्त है, टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है जापान। तो इस तरीके से जापान की जो हिस्ट्री है दोस्तों, बहुत ही दर्दनाक रही है, बहुत ही दुखदाई रही है। किस प्रकार से रही है, चलिए आगे डिस्कवर करते हैं। देखिए, ट्रेसेस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या रही है? देखिए, हिरोशिमा और नागासाकी क्या हिस्ट्री रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जैसा कि आपको पता ही होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर यूएस जो है बॉम्ब से अटैक करता है, और बेसिकली न्यूक्लियर बॉम्ब से, एटॉमिक एनर्जी से अटैक होता है हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, क्योंकि जापान जो था वो एक्टिवली रोल प्ले कर रहा था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। तो एटॉमिक बॉम्ब जो है वो गिराए जाते हैं जापान के ऊपर, जिससे बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे डिस्ट्रक्शन होता है दोस्तों। डेफिनेटली जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो न्यूक्लियर पावर है, जो न्यूक्लियर वेपन है, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाते हैं। तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, और ये बहुत ही एक दुखदाई पूर्ण घटना थी हिस्ट्री में। तो इस प्रकार जो है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी की हिस्ट्री हमने रिलेट की। तो देखिए, ऐसा क्यों क्यों किया गया यूएस के द्वारा? वो इसलिए हुआ, उन्होंने काम किया क्यूबेक एग्रीमेंट के तहत। देखिए, क्यूबेक एग्रीमेंट क्या है? अब क्यूबेक एग्रीमेंट है ना, वो इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन और यूएस के बीच में एक संधि हुई थी कि अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों की मिलती है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई थी ये संधि, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो बेसिकली जब ये संधि हुई, इसका मेन जो आधार आप कह लीजिए, जो बेस था, वो ये था कि अगर वो दोनों कंट्री एग्री कर रहे हैं, यानी कि ब्रिटेन और यूएस एग्री कर रहे हैं कि किसी भी कंट्री पे न्यूक्लियर वेपन से अटैक करना है, तो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस एग्रीमेंट में शेयर की गई, कि उनको पावर दी गई इस एग्रीमेंट के तहत कि अगर दोनों एग्री कर रहे हैं तो वो किसी भी कंट्री पे न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। तो इस एग्रीमेंट के तहत उन्होंने न्यूक्लियर वेपन से अटैक किया हिरोशिमा और नागासाकी पर, जिससे कि बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे दोस्तों मास डिस्ट्रक्शन हुई। देखिए, कुछ भी कह लीजिए कि वॉर होती है, या फिर आइडियोलॉजिकल वॉर हो, या फिर एक एक्चुअल वॉर हो, नुकसान तो कॉमन लोगों का ही जाता है। सरकारें अपने लेवल पे कुछ ना कुछ डिसीजन लेती रहती है, लेकिन आखिरकार भुगतना किसको पड़ता है? हमारे जैसे कॉमन लोगों को। तो बेसिकली जो है क्यूबेक एग्रीमेंट के तहत उन्होंने न्यूक्लियर वेपन से अटैक किया दोस्तों, अटैक हुआ, और जापान ने इतना बड़ा सबक लिया, मानना पड़ेगा। उन्होंने एक नो वॉर क्लोज बनाया। आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन से आर्टिकल में नो वॉर क्लोज है जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में। नो वॉर क्लोज का मतलब कि जापान जो है इस न्यूक्लियर अटैक के बाद उन्होंने पूरी तरह सरेंडर कर दिया, और उन्होंने बोला कि हम जो है कभी भी वॉर के हक में नहीं रहेंगे, हम पीस को प्रमोट करेंगे। तो एक पैसिफिस्ट उनका जो है नेचर सामने आया। तो इस प्रकार इसकी हिस्ट्री रही दोस्तों। अब प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? प्रेजेंट सिनेरियो मतलब अब का जो 75th एनिवर्सरी हुई है, उसमें किस प्रकार के मुद्दे जो उठाए गए। देखिए, नागासाकी में जो 75th एनिवर्सरी मनाई गई, कहाँ मनाई गई? इवेंट हेल्ड हुआ नागासाकी पीस पार्क में, ठीक है। और मेयर ने एड्रेस किया पब्लिक को, मेजर इश्यूज उठाए। 2 मेजर इशू थे। पहला इशू था दोस्तों डिसआर्ममेंट, यानी कि किसी भी
कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन जो है वो ना हो। तो सबसे मेजर इशू जो उठाया मेयर ने वो ये उठाया कि डिसआर्ममेंट हो, कि किसी भी कंट्री के पास अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं होंगे तो इस टाइप का जो मास डिस्ट्रक्शन हुआ था इतिहास में, जो आज तक लोग उसे याद करते हैं तो अंदर भय की फीलिंग आती है, तो इस तरह का इंसिडेंट ना हो। तो इसलिए मेयर जो थे उन्होंने एड्रेस किया पब्लिक को। उन्होंने पहला इशू जो उठाया वो था दोस्तों डिसआर्ममेंट का, यानी कि किसी के पास भी न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए। और दूसरा उन्होंने बताया, दूसरा इशू क्या था, उन्होंने बताया कि अपग्रेडिंग ऑफ द न्यूक्लियर वेपन बाय द सेवरल कंट्री। देखिए आज के दौर पे सभी चाह रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन उनके पास हो, कोई भी देश किसी पे भी अटैक कर सकता है ताकि वो सशक्त रहे। हमारा भारत भी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, एक बहुत अच्छी पहल की है भारत सरकार ने। तो इसी प्रकार जो है न्यूक्लियर वेपन जो हर कंट्री चाह रही है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन हो, तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव व्यू दर्शाता है। देखिए ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो मेयर उन्होंने एड्रेस किया कि ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी का साइन है। आने वाली जनरेशन के लिए हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं कि उनको एक ऐसे लेवल पे छोड़ के जा रहे हैं जो कि न्यूक्लियर स्टेट उन्हें दे के हम सौंप के जा रहे हैं। तो इस प्रकार का उन्होंने प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में डिस्कस किया दोस्तों। अब देखिए इस चीज़ का आधार क्या है, इस चीज़ का बेसिस क्या है। तो बेसिस है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस। जो नागासाकी के मेयर हैं उन्होंने बोला कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर पॉलिसी जो ट्रीटी जो थी, संधि जो थी, वो बेसिकली उसकी वो एक्सपायर हो चुकी है 2019 में एक्सपायर। अब ट्रीटी क्या थी, ये ट्रीटी बेसिकली दो कंट्रीज़ के बीच में थी दोस्तों, दो कंट्रीज़ सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में थी। और ये एक ऐसी ट्रीटी थी कि इन दोनों के बीच में ये दोनों कंट्रीज ने प्रॉमिस किया कि दे विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव कंट्रीज, यानी कि बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्री जो है न्यूक्लियर वेपन का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगी। पिछले साल ही इसकी अवधि जो है समाप्त हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक थ्रेट है, एक डर है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। तो मेयर जो थे नागासाकी के, उन्होंने 75th एनिवर्सरी के मौके पर उन्होंने इसका जिक्र किया कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो बेसिकली एक थ्रेट कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है। और उन्होंने कहा, जापान की गवर्नमेंट को उन्होंने अर्ज किया कि प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी पे वो साइन करे। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, ट्रीटी क्या है? तो यूएन जो यूनाइटेड नेशन है उसने ये ट्रीटी बनाई थी दोस्तों 2017 में, जो बेसिकली क्या कहती है कि नॉट टू डेवलप, टेस्ट, एक्वायर, प्रोड्यूस और पोजेस द न्यूक्लियर टेस्ट और वेपन, जो पूरी तरह से न्यूक्लियर वेपन का जो कंसेप्ट उसे सिरे से खारिज कर देती है। ना तो टेस्ट होंगे, ना वेपन बनेंगे, ना उनका यूज होगा। तो बेसिकली एक पैसिफिस्ट जो है वर्ल्ड की ओर हम अग्रसर होंगे। तो इस प्रकार की जो है ट्रीटी जो है प्रोहिबिशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी बनाई गई यूएन के द्वारा। और मेयर जो थे नागासाकी के, उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा कि जापान की गवर्नमेंट को इस पर साइन कर देना चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने डेफिनेटली उसको रिजेक्ट कर दिया, उनके व्यू को माना नहीं। उन्होंने बोला, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। तो प्राइम मिनिस्टर ने उनके इस सुझाव को रिजेक्ट किया और बताया कि अगर न्यूक्लियर वेपन हम नहीं बनाएंगे तो डेफिनेटली एक कमज़ोर कंट्री के रूप में हमारी छवि जो है ग्लोबली प्रेजेंट होती है। और हालांकि जो नो वॉर क्लोज है हम उसके साथ खड़े हैं, वी स्टैंड बाय इट। और अगर ऐसी सिचुएशन जो है पैदा होती है आने वाले वर्ल्ड के टाइम में, अगर सुपर पावर आपस में भिड़ते हैं, तो डेफिनेटली हम एक इंटरमीडिएट कंट्री बन के, एक मीडिएटर कंट्री बन के, जिस प्रकार नैम ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, एज ए थर्ड वर्ल्ड उसने जब बनाया था, क्योंकि पहले तो दो वर्ल्ड में बेसिकली दो गुटों में तो बट ही चुका था पूरा वर्ल्ड। तो थर्ड वर्ल्ड की जो पुष्टि हुई थी, जो नैम ने की थी, जो कि वॉर के चांसेस जिससे कम हुए, तो इसी प्रकार जापान का कहना है कि हम जो है न्यूक्लियर वेपन से सशक्त तो रहेंगे, परंतु अगर ऐसे चांसेस हुए इन फ्यूचर कि वॉर के कोई भी, आप कह लीजिए कि वॉर की कंडीशन आई, तो हम एज अ मीडिएटर उसमें काम करेंगे, एज अ पीस पैसिफिस्ट कंट्री उसमें काम करेंगे और वॉर की कंडीशंस को हम कम करने में हेल्पफुल जरूर रहेंगे। तो इस प्रकार की क्या नाम है, जापान की सरकार की स्टेटमेंट रही। अब देखिए दोस्तों, हमें एज अ पीपल कैसे समझना चाहिए कि हमें पीस को प्रमोट करना चाहिए। डेफिनेटली हिंसा किसी भी रूप में हो, चाहे वो धार्मिक प्रताड़ना हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हिंसा जो है वो हिंसा ही होती है और वो गलत है, हर सिरे से वो गलत है। तो हमें जो है एक
पीसफुल एनवायरनमेंट में रहने की बहुत ज़रूरत है। तो पैसिफिस्ट ग्रुप्स जो हैं आजकल के, जो इंटरनेशनल पैसिफिस्ट ग्रुप है, नेशनल पैसिफिस्ट ग्रुप है, वो चाह रहे हैं कि पीसफुल एनवायरनमेंट हो। जो यंगर जनरेशन हमारी आ रही है उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लें और ऐसा समझे कि हमें एक ऐसे वर्ल्ड को बनाना है जो बेसिकली पीस पर आधारित हो, ना तो कोई लड़ाई हो, ना किसी ह्यूमन लाइफ का लॉस हो। तो एक न्यूक्लियर फ्री स्टेट का विजन जो है हम सबको रखना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों ये पूरा इंसिडेंट एक हिस्टोरिकल थिंग से कनेक्टेड है और किस प्रकार 75th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में जापान के मेयर ने नागासाकी के मेयर ने इन इश्यूज़ को रेज किया। और डेफिनेटली एक ये संदेश देता है वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, कि हमें एक पीसफुल कंट्री और एक पीसफुल एनवायरनमेंट, एक पीसफुल वर्ल्ड की स्थापना करना बहुत ही आवश्यक है। आपका इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।